So friends, this is our one-liner with MCQ series AVFM day number 12. So let's continue our discussion from module number B. So already we have covered module A completely, and today we are beginning with module B. So as you know, the module B is numerical also. So we will try to solve some numerical also in this particular one-liner series. So let's begin with the first point. The first point is regarding पहला point में दोस्तों बताया जा रहा है कि इनिशियल फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने पैसे को यूज़ करता है ताकि उसे ऊपर उसको चला सके, बिजनेस को चला सके। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटा सा बेकरी शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने सेविंग को यूज़ करेंगे ताकि एक ओवन खरीद सकें, इंग्रेडिएंट को खरीद सकें। तो ये होता है हमारा इनिशियल फाइनेंसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि आपका बेकरी बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको और भी पैसा चाहिए जितना अभी आपके पास है। आपको जो है उसके लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा या इन्वेस्टर से पैसा बोरो करना पड़ेगा, राइट। तो समझिए कि आप लोन ले रहे हैं ताकि आपको जब बड़ा सा जगह चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली आपको जगह चाहिए, बड़ा जगह चाहिए अपने बेकरी को सेटल करने के लिए। तो लार्जर प्रोजेक्ट के लिए आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग कॉमन चॉइस है, समझे बात को। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिज फाइनेंस। कभी कभी क्या होता है कि आपको पैसा तुरंत चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। मान लीजिए बेकरी प्रोजेक्ट है, आपको तुरंत पैसा चाहिए, लेकिन जो बैंक है, जो इन्वेस्टर हैं, वो समय लगा रहे हैं आपको लोन देने के लिए। तो वहाँ पे काम आता है ब्रिज फाइनेंस। तो ब्रिज फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी दोस्त से टेम्प्रोरी बेसिस पे पैसा बोरो कर लिए ताकि आपका बेकरी चलता रहे जब तक आपको बैंक लोन ना मिल जाए, समझे। तो ये होता है ब्रिज फाइनेंस, एक टेम्प्रोरी फंडिंग होता है कि आप टाइम गैप को कवर कर सकें। सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल सो एज टू मेक द कंसेप्ट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिगार्डिंग द टर्म फाइनेंस। दोस्तों टर्म फाइनेंस क्या होता है कि जब आप पैसा बोरो करते हैं किसी बैंक से लंबे अवधि के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत सालों तक के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया ताकि अपने बेकरी को एक्सपेंड कर सकें। हाँ, ऑब्वियसली आप ओवर द टाइम बैंक को पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि आप कार लोन पे करते हैं, उसी तरह ये भी होता है हमारा टर्म फाइनेंस। अब दोस्तों एक टर्म आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको मैंने बताया था ईवीएम के मॉड्यूल बी में, राइट, मॉड्यूल सी में। उसको फिर से रिकॉल कीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको ओपन करना है बेकरीज, बहुत सारा बेकरीज ओपन करना है, चेन ऑफ बेकरीज ओपन करना है। तो जो डेब्ट इक्विटी रेशियो एक रूल है जो कि कहता है कि हर एक डॉलर जो आप बिजनेस में पुट करेंगे, अच्छा ये बताइए कि $1 यदि आप बिजनेस में पुट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सो दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी, राइट। उसको हम लोग इक्विटी कहते हैं। तो $1 यदि आप बेकरी बिजनेस में पुट करेंगे तो आप जो है बैंक से $2 बोरो कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? नियम क्या है सुनिए। $1 आपने खुद से लगाया तो बैंक कितना देगी आपको? $2 देगी। तो ये जो बैंक का $2 है उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? इक्विटी कहा जाएगा उसे? बिल्कुल नहीं, उसे कहा जाएगा डेब्ट, क्योंकि आप वो उधार ले रहे हैं ना, बैंक से लोन ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने $10,000 इन्वेस्ट किया जो आपका इक्विटी हो गया, तो बैंक कितना आपको डेब्ट देगी? $20,000 डेब्ट देगी ताकि आपका बेकरी चेन ग्रो हो सके। तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो यही बताता है कि कितना इक्विटी प्रमोटर कंट्रीब्यूट करे एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना हो। तो याद रखिएगा कॉमन नॉर्म से 1:2 रेशियो। यदि आपने $1 पुट किया अपने बेकरी बिजनेस में तो बैंक आपको $2 देगी। दैट इज कॉल्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारा अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। तो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो जितना डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका बेकरी चेन कितना बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि आप 10 और ब्रांच खोलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, राइट, इन कंपेरिजन टू इफ यू वांट टू ओपन ओनली वन एडिशनल स्टोर। तो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड डिपेंड्स ऑन हाउ मच लार्ज योर बिजनेस इज। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। आपको पता है ना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होता है? जो बेकरी का डे टू डे ऑपरेशन है, मतलब कि रोज का जो ऑपरेशन है उसके लिए जो पैसा चाहिए, राइट, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्रेडिएंट खरीदना है, अपने स्टाफ को पे करना है, तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वो पैसा होता है जिससे आपका बिजनेस जो है स्मूथली रन करे। नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? एसेट में मैंने बताया था। तो दोस्तों ये जैसे कैश हो गया, इंग्रेडिएंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, जो कि अपने बेकरी में आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, जैसे आटा, चीनी, ओवन, ठीक है, जो कि आपके बेकरी में है, ये सभी क्या होंगे? आपके करंट एसेट होंगे। अब दोस्तों एक टर्म है ऑपरेशनल साइकिल। ऑपरेशनल साइकिल का मतलब कितना समय लगता है आपको अपने कैश को यूज करके इंग्रेडिएंट को खरीदने में, गुड्स को बेक करने में, उसे बेचने में और फिर कस्टमर से वापस कैश लेने में। समझे बात को? इसे कहते हैं ऑपरेशनल साइकिल। आपने कैश से क्या खरीदा? इंग्रेडिएंट खरीदा, फिर आपने गुड्स को बेक किया, उसे बेचा और फिर वापस कस्टमर से क्या लिया? आपने कैश लिया।
तो ये कंटिन्यूस साइकिल होता है जो कि आपका बेकरी को लगातार चलते रहने देता है। देखिए दोस्तों, एक होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस और एक होता है वर्किंग कैपिटल गैप। तो वर्किंग कैपिटल गैप बेसिकली क्या होता है, कितना पैसा आपके पास है यानी आपका जो करंट एसेट है और कितना पैसा आपने दूसरे से उधार पे लिया यानी करंट लायबिलिटी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं। ठीक है, और ये जो है बैंक आपको फाइनेंस करेगी। इसमें दोस्तों अदर बैंक बोरोइंग को माइनस करना होता है। आप पढ़े होंगे CLOBB, राइट। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका करंट एसेट है $5000 और आपने आपका सप्लायर से जो सप्लायर से जो उधार है वो $3000 है, तो आपका वर्किंग कैपिटल गैप कितना हो गया, $2000 हो गया। तो दोस्तों आपको बैंक से $2000 बोरो करना पड़ेगा ताकि अपने सप्लायर को पे कर सकें। समझिए बात को। अब जरा बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़ की। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज प्लान होता है ताकि आप फिगर आउट कर सकें कि कैसे पैसा जो है चाहिए आपको अपनी बेकरी के लिए, या तो शॉर्ट टर्म चीज़ों से चाहिए जैसे इंग्रेडिएंट खरीद लिए, या लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए चाहिए जैसे नया ब्रांच ओपन करना है। तो ये बजट बनाना होता है या गेम प्लान बनाना होता है अपने बेकरी के लिए। एग्जांपल के तौर पर मैं बेकरी का एग्जांपल ले रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ फंड। क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे चीपेस्ट तरीका पता कीजिए पैसा आने का। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक आपको 5% ब्याज दर पे लोन दे रही है और दूसरी बैंक सेम लोन को आपको 7% ब्याज दर पे दे रही है, तो आप ऑब्वियसली 5% वाले लोन को चूज़ करेंगे क्योंकि ये आपको आपका कॉस्ट कम करेगा इन द लॉन्ग रन, राइट। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। पहला सवाल है इंटरनल फाइनेंसिंग का सोर्स क्या है जो कि बिजनेस ऑनर या प्रमोटर प्रोवाइड करते हैं किसी बिजनेस के लिए। तो दोस्तों इंटरनल फाइनेंसिंग का सोर्स है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जर प्रोजेक्ट जिसमें एडिशनल फंडिंग चाहिए प्रमोटर फंड के बियॉन्ड, तो सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस का कॉमन सोर्स क्या है। तो देखिए लार्जर प्रोजेक्ट में उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेना पड़ेगा आपको। छोटा सा प्रोजेक्ट है तो इनिशियल फाइनेंसिंग के लिए आप इक्विटी डाल सकते हैं, लेकिन जो लॉन्गर प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको बैंक से उधार लेना पड़ेगा। ब्रिज फाइनेंसिंग का क्या पर्पस है, लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करना, टाइम गैप को कवर करना, फिर टाइम गैप को कवर करना। दिस इज द पर्पस ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग। आपको बताया था ना मैंने, आपने दोस्त से उधार जो ले लिया था वाला एग्जांपल, वही होता है ब्रिज फाइनेंसिंग। तो दोस्तों मैं इस तरह से समझाऊंगा ना कि आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में सारा कंसेप्ट सिंपल भाषा में जाते जाएगा और आपके रिलेटेड क्वेश्चन यदि पूछा जाए ना तो तुरंत आप उसको आंसर दे पाएंगे। सो दिस इज द पिक्युलरिटी ऑफ आवर क्रैश कोर्स, राइट। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस क्रैश कोर्स जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन जस्ट इंस्टॉल आवर ऐप प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। दोस्तों टर्म फाइनेंस कहाँ से आता है, प्रमोटर से, गवर्नमेंट एजेंसी से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या वेंचर कैपिटल से। तो सबसे पहले तो टर्म फाइनेंस जानते हैं ना, टर्म फाइनेंस क्या होता है कि टर्म फाइनेंस ऑब्वियसली बैंक देती है, ठीक है, लॉन्गर टर्म्स के लिए जो आप पैसा लेते हैं बैंक से। डेब्ट इक्विटी रेशियो आइडियल क्या है, तो 1:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फैक्टर जो है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड को डिसाइड करता है जो कि बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। प्रोमोटर प्रेफरेंस, प्रोजेक्ट लोकेशन, प्रोजेक्ट साइज एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट साइज एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्राइमरी पर्पस क्या होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का बिजनेस में, टू फंड लॉन्ग टर्म नहीं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ही डे टू डे ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिजनेस फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में करंट एसेट क्या होता है, तो दोस्तों करंट एसेट जो है एसेट जो कि करंटली लिक्विड है, इसको डे टू डे ऑपरेशन में यूज किया जाएगा, उसको हम लोग करंट एसेट कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑपरेशनल साइकिल क्या होता है, कितना समय लगेगा कैश को वापस कैश में बदलने में थ्रू वेरियस फॉर्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल गैप मैंने बताया था, तो आपका जो आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस होता है वो WCG होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज का, कि कॉस्ट ऑफ फंड को कम करें, बेनिफिट को मैक्सिमाइज करें। फ्रेंड्स वी हैव CIB कैप्सूल कोर्स फॉर यू। दिस कोर्स इज वेरी यूजफुल फॉर द लास्ट टर्म रिविजन। इट इंक्लूड्स ऑल द formulas, all the important points, one-liner PDF, and also you will get 500 MCQs PDF per subject and 1100 quizzes per subject. So to avail this, you can just WhatsApp me on this number. Also, we are providing previous year question in this particular course. Now, अब बात करते हैं दोस्तों क्लीन फाइनेंस की। क्लीन फाइनेंस को समझते हैं क्या होता है ये। दोस्तों क्लीन फाइनेंस क्या होता है, क्लीन फाइनेंस का मतलब कि आप पैसा बोरो कर रहे हैं बिना अपने कोई बिलोंगिंग को गारंटी के रूप में दिए हुए, ठीक है। तो जब भी आप इस प्रकार से पैसा को बोरो करते हैं तो लेंडर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं दे रहा हूँ, कोलेटरल नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, तो वो आपको हायर रिपेमेंट पूछेगा, वही होता है क्लीन फाइनेंस, ठीक है।
नेक्स्ट होता है इक्विटी और शेयर होल्डर कॉस्ट। इक्विटी एक तरीका है पैसा रेज करने का अपने बिजनेस के लिए, अपने इन्वेस्टर को कुछ हिस्सा बेचकर। लेकिन ये जो इन्वेस्टर है वो कुछ तो चाहेंगे ना रिटर्न में, वो आपसे कुछ खरीद रहे हैं तो वो तो कुछ चाहेंगे रिटर्न में, जैसे कि आपके प्रॉफिट का शेयर या अपने शेयर के लिए हायर वैल्यू। तो चाहे आपने पैसा बोरो नहीं किया हो, लेकिन ये एक्सपेंसिव तब भी है क्योंकि आपको अपना सक्सेस उनके साथ शेयर करना पड़ रहा है, राइट। आप अपने प्रॉफिट को उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इक्विटी इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लीन फाइनेंस, क्योंकि क्लीन फाइनेंस में मैंने क्या बताया, कोलेट्रल को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। आपने इन्वेस्टर को शेयर बेच दिया और उसको बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। तो ये दिस इज़ कॉल्ड इक्विटी। दोस्तों कैपिटल के बारे में बताया जा रहा है। कैपिटल वो पैसा है जो आप बिजनेस में डालते हैं या आप उसे स्टार्ट करते हैं। तो ये पैसा है जिसको आप यूज़ करते हैं बेकिंग इक्विपमेंट के लिए, अपने बेकरी के लिए। ये पैसा आपका होता है और ये आपका ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब क्या होता है कि सब कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे कि आपने लोन लिया उसे सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो कैपिटल इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट एवरीथिंग यू ऑन फ्रॉम एवरीथिंग यू ऑन। मतलब आपके पास जो भी है, जैसे बेकरी का इक्विपमेंट है, उसमें से जो भी चीज़ आपने उधार पे लिया है सब कुछ माइनस कर लीजिए तो आपके पास कैपिटल बचता है, ठीक है। तो मतलब ये इसमें फिगर आउट करते हैं कि आपका बेकरी का वर्थ क्या है, सारे डेप्ट को पे करने के बाद आप बेकरी का वर्थ क्या है। कैपिटल ओवर टाइम की बात करें तो कैपिटल रेसिडुअल वैल्यू को डिपेंड करता है, वही पॉइंट समझाया जा रहा है। तो दोस्तों कैपिटल वो चीज़ नहीं होता जिसे आप स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर वो भी पैसा आता है जो कि आप कमाते हैं, बिजनेस में रखते हैं ओवर द टाइम। जैसे आपका बेकरी प्रॉफिट कमाया तो आप उस पैसे को बिजनेस में रखें तो वो भी कैपिटल का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्स इन्वेस्टर। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी कोई कंपनी शेयर भेजती है किसी इन्वेस्टर को तो ये सभी इन्वेस्टर अलग अलग जगह से आते हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो अलग सिटीज़ से आ रहे हैं, कंट्रीज से आ रहे हैं, जो कि आपके शेयर को खरीद रहे हैं आपके बेकरी में। इक्विटी को यदि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इक्विटी का जस्ट मतलब शेयर नहीं होता, इसका मतलब कि फेयर और सबको इक्वली ट्रीट करना, ठीक है। इसका मतलब ये श्योर करना कि आप अपने सारे बेकरी एम्प्लॉय को सेम वेज पे कर रहे हैं सेम जॉब के लिए। नेक्स्ट होता है हमारा इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब कि आप बेकरी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और प्रत्येक पार्ट का सेम इनिशियल वैल्यू है। जैसे आपने बेकरी को 100 इक्विटी शेयर में डिवाइड किया तो प्रत्येक शेयर हो सकता है कि $10 हो शुरुआत में। नेक्स्ट है राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी लोग इक्विटी शेयर खरीदेंगे उनके दो राइट होंगे, पहला कि वो बेकरी के प्रॉफिट का एक हिस्सा चाहेंगे जिसको डिविडेंड कहा जाता है, और दूसरा यदि बेकरी बंद हो जाती है तो उनका जो भी एक्स्ट्रा मनी है या जो भी एसेट लेफ्ट है सारे बिल को पे करने के बाद उनका क्लेम रहेगा उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसके अंदर रूल्स होता है, रेगुलेशन, एग्रीमेंट होते हैं, जो कि जो भी लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं आपके बेकरी में वो ये एग्रीमेंट के रूल जरूर फॉलो करेंगे। समझिए कि टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप एग्री करते हैं जब आप साइन अप करते हैं किसी ऑनलाइन सर्विस के लिए। नेक्स्ट है लिस्टिंग। दोस्तों लिस्टिंग क्या होता है, यदि बेकरी आपका स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है इसका मतलब लोग आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं आपके इक्विटी शेयर को स्टॉक मार्केट के माध्यम से। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ इक्विटी शेयर। जब आप इक्विटी शेयर बेचते हैं ना तो आप एक प्राइस सेट कर सकते हैं अपने कहाँ पे, इनिशियल वैल्यू पे, जिससे वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप इक्विटी शेयर बेचते हैं तो आप प्राइस सेट कर सकते हैं उसके इनिशियल वैल्यू पे, जिससे वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसको प्रीमियम कहते हैं, और यानी तो चीपर हो जाएगा तो डिस्काउंट कहते हैं, डिपेंड करता है रूल्स एंड रेगुलेशन पे। पहला सवाल है कि क्लीन फाइनेंसिंग ऑफन कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो हाई इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली क्लीन फाइनेंसिंग का हाई इंटरेस्ट रेट होता है। व्हाट मेक इक्विटी अ फॉर्म ऑफ क्लीन फाइनेंसिंग पोटेंशियली कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग। तो एक्सपेक्ट डिविडेंड एंड शेयर प्राइस डेप्रिसिएशन। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड तो एक्सपेक्ट करेंगे ही और प्राइस डेप्रिसिएशन के शेयर को एक्सपेक्ट करेंगे। कैपिटल जो है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है, मनी बॉर्न फ्रॉम लैंडर। तो कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रमोटर टू एस्टैब्लिश द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग में कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अकाउंटिंग में कैपिटल रिप्रेजेंट करता है द रेसिडुअल वैल्यू। कैपिटल दोस्तों क्या कंप्राइज करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। सो मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर ड्यूरिंग बिजनेस सेटअप एंड प्रॉफिट रिटर्न ओवर टाइम। कॉर्पोरेट सेटिंग में इन्वेस्टर टिपिकली कहाँ से आते हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इक्विटी का मतलब क्या होता है। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। कौन से यूनिट इक्विटी कैपिटल को कहा जाता है बिजनेस में। तो दोस्तों इक्विटी शेयर्स विद वेरिंग नॉमिनल वैल्यू। दो प्राइमरी फाइनेंशियल राइट क्या होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के। तो पहला होता है दोस्तों मैंने बताया आपको, एक होता है राइट टू रिसीव इनकम दैट इज डिविडेंड एंड द राइट टू रिटेन सरप्लस एसेट इन केस ऑफ लिक्विडेशन।
ये दो राइट होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के। कौन सा कॉमन डॉक्यूमेंट सब्सक्राइबर को बाइंड करता है इक्विटी शेयर से किसी कंपनी में, तो इसे कहते हैं एमओए और एओए। लिस्टिंग किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है, तो लिक्विडिटी बढ़ा देता है, किसे आसान होता है एक्सचेंज पे शेयर करना। कौन सा फैक्टर प्राइसिंग को डिटरमाइन करता है, नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम या डिस्काउंट, ये सब फैक्टर्स। फ्रेंड्स, वी हैव CIB क्रैश कोर्स फॉर यू। इफ यू वांट सच टाइप ऑफ वीडियो lecture where clear explanation is provided to the each and every concept, you can enroll in our CIB crash course. If you want any further discount over and above 40%, you can just WhatsApp me on this number or install our app. Thank you. So the rest content is provided to the paid member. Thank you.